हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में चल रहा है इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हो चुका है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी से, मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति से। आखिर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? यहाँ पे दिया गया है, वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। या फिर महंगाई को बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? तो यह मुद्रास्फीति। सिंपल सी बात, महंगाई बढ़ना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। यहाँ पे दिया गया है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की आपूर्ति घट जाती है, और इससे क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी महंगाई हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। आगे है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? तय की जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? तय जारी करता है श्रम ब्यूरो। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से चलूँगी, मैं धीरे धीरे ही करवाने का प्रयास करूँगी। आधुनिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है वर्ष 2011-12। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। वस्तुओं के मूल्य में तो वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो यह मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है, यानी महंगाई और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को कौन दर्शाता है? तो यह फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है, अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया है। आगे है, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? वाणिज्य बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक जो है, सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो यह देता है सावधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। सावधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। नेक्स्ट है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो हो जाएगा सावधि जमाए का, फिक्स्ड डिपॉजिट का। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका होता है? तो सावधि जमा का होता है। नेक्स्ट है, प्रमुख समूह वस्तुओं की संख्या और भारांश दिया गया है। चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर मुद्रा। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। एक बार फिर से, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। नेक्स्ट है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेक्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति दर्शाती है गतिहीन स्फीति, स्टैगफ्लेशन दर्शाती है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? यह है गुणात्मक शाख नियंत्रण। नेक्स्ट है, डिफ्लेशन। अपस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में सतत गिरावट है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें +2% का अर्थात अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। ±2% अर्थात अधिकतम 6 और न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। एक बार फिर से इसे आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो यह खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों का। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 2 माह के उपरांत पर।
नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है। तो यह है मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति का मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रेपो दर का नियमन कौन करता है? रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात, CRR कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? यह नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। आगे है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। आगे बढ़ते हैं। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है? तो यह सार्वजनिक लेखा निधि में भारत में मुद्रास्फीति मापन के सबसे लोकप्रिय माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इसकी कीमतों में गिरावट आती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। डिफ्लेशन किसे कहते हैं? यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है, जिसे मुद्रा संकुचन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। आगे है, ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? ऑपरेशन ट्विस्ट या रिजर्व बैंक के द्वारा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आधार दर, बेस रेट कहते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आधार दर कहा जाता है, बेस रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के कीमतों के आधार पर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो यह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो यह संकलित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। नेक्स्ट है, किस समिति के अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया था? क्या किया गया? सौमित्र चौधरी समिति के अनुशंसा पर। किस समिति के अनुशंसा पर थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया था? क्या किया गया? सौमित्र चौधरी समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? यह बनाया गया अभिजीत सेन को। विदेशी वाणिज्य उधारी को कौन विनियमित करता है? बताइएगा। विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को यह निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर को लागू किया था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। यहाँ पर दिया गया है, CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। CRR तथा SLR को सम्मिलित रूप से आरक्षी अनुपात अथवा RBI का नीतिगत अनुपात कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है क्या कहलाती है? वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर, मोस्ट VPI। जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देती है, बैंक जो है रिजर्व बैंक को उधार देती है, यह देती है रिवर्स रेपो दर पर। नेक्स्ट है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सावधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट है, वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हा समिति ने क्या सुझाव दिया था? वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हा समिति ने क्या सुझाव दिया था? क्या दिया था? सावधिक तरलता अनुपात तथा नगद आरक्षित अनुपात कम करने का। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? CRR में वृद्धि से प्रभाव पड़ता है मौद्रिक तरलता में कमी।
नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है रिजर्व बैंक का गवर्नर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्लोटिंग दर ऋण कहते हैं। आगे है मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव। देखते हैं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन के प्रभाव क्या है। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। उत्पादक को मुद्रास्फीति में लाभ होता है और मुद्रा संकुचन में हानि होती है। वही उपभोक्ता को अगर देखा जाए, उपभोक्ता मुद्रास्फीति में हानि होती है और मुद्रा संकुचन का लाभ होता है। ऋणी को मुद्रास्फीति में लाभ होता है और मुद्रा संकुचन हानि होता है। ऋणदाता को मुद्रास्फीति हानि होती है और मुद्रा संकुचन लाभ। निर्यात में कमी होती है और मुद्रा संकुचन में वृद्धि होती है। और आयात में मुद्रास्फीति वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन में कमी होती है। सार्वजनिक बचत में कमी आती है मुद्रास्फीति में और वही मुद्रा संकुचन में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है और मुद्रा संकुचन में कमी होती है। स्थिर आय समूह में मुद्रास्फीति में हानि और इसमें लाभ होता है। परिवर्तन आय समूह में मुद्रास्फीति में लाभ और मुद्रा संकुचन में हानि। व्यापारी वर्ग में लाभ और मुद्रा संकुचन में हानि और पेंशनभोगी वर्ग को भी हानि होती है और मुद्रा संकुचन में लाभ होता है। क्लियर। आगे है भारतीय वित्तीय बाजार, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब इसे देखते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे जहां तक हो सके आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे शेयर भी किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं वित्तीय बाजार कहलाती है। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं तो वित्तीय बाजार कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। कौन कौन सा? तो मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। आगे है मुद्रा बाजार के लिए होना चाहिए। मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? मुद्रा बाजार के लिए जाने वाली ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? तो यह होती है अल्पकालिक, 1 वर्ष से कम अवधि का। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? कॉल मनी मार्केट या लंदन मनी मार्केट को जाना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? या शेयर और डिबेंचर को। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? यह शुरू किया है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 2008 ने। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितने अवधि के होते हैं? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितने अवधि के होते हैं? तो यह दीर्घकालिक होते हैं, 1 वर्ष से अधिक का होता है। वे प्रतिभूतियाँ जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? वे प्रतिभूतियाँ जिनकी परिपक्वता 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती है? तो यह बॉन्ड कहलाती है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो यह हो जाएगा सऊदी अरामको। नेक्स्ट है बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? बताइएगा। यह है शेयर बाजार से, जिसे हम लोग आम भाषा में बुल्स और बियर बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से। यहाँ पर दिया गया एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में, वर्तमान के नीदरलैंड में की गई थी। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में की गई थी। कहाँ में? तो हॉलैंड में, जिसका वर्तमान नाम नीदरलैंड। नेक्स्ट है सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? सुपर बाजार खुदरा विक्रय संगठन से मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? तो कुशलता में विकास। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है?
भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो विकास बैंक के रूप में। विकास बैंक के रूप में। के.आर. वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्र निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। यहाँ पे दिया गया है के.आर. वेणुगोपाल का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था? बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था एडम स्मिथ व रिकार्डो जे के गलब्रेथ ने। रिकार्डो जे के गलब्रेथ ने। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो उपभोक्तावाद की ओर। उपभोक्तावाद की ओर। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? क्या कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक हो। जब मांग से पूर्ति अधिक हो। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो लेनदारों को। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे जी.वी. रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं स्टॉक कहलाते हैं। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं या स्टॉक कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? खुला बाजार प्रचलन से संबंधित है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? एक बार फिर से, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो यह की गई थी पूंजी निवेश के लिए। पूंजी निवेश के लिए। पूंजी विनिवेश के लिए। S&P 500 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय यह है मुंबई में। यहाँ पर दिया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC तथा IDBI है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC, GIC तथा IDBI है। आगे बढ़ते हैं। BSE ग्रीनेक्स में कितने कंपनियां सम्मिलित है? BSE ग्रीनेक्स में कितने कंपनियां सम्मिलित है? यह है 25 कंपनियां। 25। आगे है शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? तय करती है सेबी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा स्थापित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। यहाँ पर दिया गया है LIC की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा कहाँ? मुंबई में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? क्या करता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है शेयर बाजार से। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? एक्चुअरीज शब्द जो है यह संबंधित है बीमा से। बीमा से। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। एक है 91 दिन, दूसरा है 182 दिन और तीसरा कौन है? 364 दिन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से है। भारत सरकार द्वारा विमान नियामक एवं विकास प्राधिकरण
IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? इरडा की स्थापना की गई थी अप्रैल 2000 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 1998-99 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? तो यह है क्रिसिल वर्ष 1987। सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था क्रिसिल है, वर्ष 1987 में आया था। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो यह है सेबी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1992 में। सेबी अधिनियम कब आया था? तो 1992 में आया था। यहाँ पे दिया गया पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठा एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। पूंजी बाजार तथा उपभोग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को क्या कहा जाता है? तो ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। आगे है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उसकी स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P इसकी स्थापना की गई थी 1860 में तथा 1941 में पुनर्संगठन किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वही मूडीज इसकी स्थापना 1909 में की गई थी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। फिंच की स्थापना 1914 में की गई थी न्यूयॉर्क एवं लंदन में इसका मुख्यालय है। आगे है कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो यह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? यह सेंसेक्स कहलाता है। लंदन मनी मार्केट द्वारा लाइबोर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया? यह समाप्त कर दिया गया वर्ष 2021 में। लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः सोफर लाया गया। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। लाइबोर के स्थान पर किसे लाया गया? तो सोफर को लाया गया है। ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन बना है? तो यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो यह किया है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? यह किया गया था मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियाँ सौंपी है? यह सौंपी है सेबी को। निक्की किससे संबंधित है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक से। निक्की किससे संबंधित है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल सूचकांक से। अब यहाँ है विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांक। यहाँ पे अपना देख सकते हैं संवेदी सूचकांक दिया गया है कुछ देशों का। NASDAQ अमेरिका का है, ब्राज़ील का है, BOVESPA ऑस्ट्रेलिया का, ऑल ऑर्डिनरीज है, कॉस्पी है दक्षिण कोरिया का, शंघाई कॉम्पोजिट है चीन का, स्ट्रेट टाइम्स है सिंगापुर का, CSE है फ्रांस का, डेक्स है जर्मनी का, म्यूटेल है इटली का, निकेल यह जापान का है, हॉन्ग सेंग है हांगकांग का, FHSE है ब्रिटेन का। इसे नोट डाउन कर लेंगे, अपना रिवीजन कर लेंगे इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। फिर से नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है वह क्या कहलाता है? टैक्स कहा जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था 24 जुलाई 1860 को। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन से हैं? सरकार
की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत, पहला तो है वस्तु एवं सेवा कर 17%, निगम कर 15% और आयकर भी 15%। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? यह हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया? कृषि आयकर सबसे पहले बिहार में 1938 में लगाया गया था। कृषि आयकर। शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? यह राज्य सरकार के द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? यह उत्पादन कर से है। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? यह कराघात कहलाता है। भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यह है हरियाणा। वर्ष 2005 में मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेश कब किया गया था? तो वर्ष 1996-97 में। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 22% कर दिया है। इसके अतिरिक्त इन पर कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? तय किया गया अनुच्छेद 279A 279A में किया गया है। अनुच्छेद इतना ही होगा। नेक्स्ट है, जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग यह अर्धन्यायिक संस्था है। अर्धन्यायिक संस्था है। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने कब दिया था? किस समिति ने और कब दिया था? कृषि जोत कर का सुझाव दिया था KN राजा समिति ने। कब? 1972 ईस्वी में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युइटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? यह होती है 10 लाख रुपये। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? आयकर की शुरुआत की थी जेम्स विल्सन ने। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? यह आयकर कहलाता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। निगम कर जो है यह घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 25% से घटा करके 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को 1 वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024 कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है सीमा कर के नाम से। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? यह केलकर समिति ने। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? यह है उपकर। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर NK सिंह को। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? यह सीन कर कहलाता है। सीन कर। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1994-95 में। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? तो अधिभार कहलाता है। बजट 2023-24 में नई आयकर व्यवस्था के अंतर्गत कर छूट सीमा कितने रुपये करने की घोषणा की गई है? यह 7 लाख रुपये। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? यह 41% है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी किया है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन सा कार्य किए जा सकते हैं? आर्थिक मंदी के दौरान कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ावा देना। मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? मूल्य वर्धित कर यह उत्तर प्रदेश। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल से आधारित है? यह कनाडा। किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था? तो यह फ्रांस ने किया था। कब? 1954 से।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, जिन्हें नामित राज्य शामिल करे। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया कहती है मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया? क्या लाया गया? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो यह करता है गार। गार करता है जनरल एंटी एवोडेंस रूल। लैफर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? लैफर वक्र कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोवियन कर कहते हैं। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों में उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित कर को पाइगोवियन कर कहते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? यह होती है प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रकृति के होते हैं? प्रवृत्ति के होते हैं। तो होती है प्रतिगामी प्रवृत्ति के। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो लागू किया गया असीम दास गुप्ता समिति। मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो असीम दास गुप्ता समिति। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना विवादित कर राशि का भुगतान करने से। भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.जे. चलैया। आर.जे. चलैया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1963 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का गठन वर्ष 1963 में। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रैमसे। रैमसे। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अनुत्पादक कर कहते हैं अप्रत्यक्ष कर को। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एफ वान सीमेंस ने वर्ष 1918 में। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? यह प्रगतिशील करारोपण का। समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? यह आते हैं उपकर एवं अधिभार। भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? क्या दिया था? प्रो केल्डार ने। केलकर समिति किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? यह हुआ था बिक्री कर, व्यापार कर। बैंकिंग, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? तो वर्ष 2005-06 में। करदाताओं की पहचान हेतु अस्थायी खाता संख्या के स्थान पर करदाता पहचान संख्या प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो प्रो राजा जे चलैया समिति। समाधान योजना का संबंध है तो कर विवाद से। कर विवाद से समाधान योजना। अब नेक्स्ट है बजट एवं राजकोषीय नीति। इसे हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसे जहाँ तक हो सके शेयर भी किया करें। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलती नहीं, एक लास्ट में एक बार मैं बोल दे रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।